हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 1 जुलाई के पेपर को और द हिंदू को। इस वीडियो में जो भी आर्टिकल्स न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे उसका जो सोर्स है वो द हिंदू न्यूज़पेपर है, और जो भी मैं अपने हिसाब से जो मेरे बेस्ट पॉसिबल वे से यूपीएससी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से लिंक करते हुए न्यूज़ को हमको जो एनालाइज करना है। और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर का, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है न्यूज़पेपर को खुद रीड करने का। मैं तो एक छोटा सा प्रयास करता हूँ जिससे मैं ये बता सकूँ कि किसी खबर को किस तरीके से पढ़ के और यूपीएससी से कनेक्ट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का। अल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, है ना, कॉस्टलियर। तो पहले वाई प्लास्टिक इज़ अ प्रॉब्लम, ये डेफिनेटली आपको पता होगा, है ना। आज की डेट में प्लास्टिक्स के पार्टिकल्स ब्लड में, प्लास्टिक आपका आर्टिक में, प्लास्टिक आपका बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, प्लास्टिक आपको मतलब ओशंस में, प्लास्टिक आपको वाटर में, बहुत सारे उसके केमिकल्स, बहुत सारे कॉम्पोजिट, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं एक ओवरऑल एनवायरनमेंट को वी कैन से दैट प्लास्टिक जो है वो बहुत अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट के कोर में, है ना, एनवायरनमेंट के कोर में क्या किया है, एंटर कर गया है। अब ये जो एक प्लास्टिक है वो डेफिनेटली एक तो डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगता है ना। ये डिग्रेड होने में मतलब कि कोई प्लास्टिक है अगर इस दुनिया में प्रोडक्शन के बाद जब आ गया है, उसके बाद उसको डिकम्पोज होने में, गलने में, उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है। वो समय में कहीं ना कहीं जो वो पोल्यूशन है ना, जो कंटामिनेशन है ना, बहुत सारे प्लास्टिक्स हैं जो कि वाटर से कंटामिनेट होकर बहुत ज़्यादा चीज़ें, एक बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें जो हैं एक लार्जर लेवल पे, देखिए ये बात किसी एक मोहल्ले, एक शहर, एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं हो रही है, थ्रू आउट वर्ल्ड की बात हो रही है अभी, कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने यहाँ बहुत साल से बैन कर रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज़। इंडिया भी कई बार उसको ट्राई किया है कि कंप्लीट बैन के लिए सिंगल यूज़ प्लास्टिक, और यहाँ पे जो है एक कॉल की गई है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे जो है ना, उस पे जो है कहीं ना कहीं उसको बंद करके, और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए ये सबसे पहला एक जो चीज़ है वो है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, कि जो आपका जो पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि जो प्लास्टिक आपका, आप समझिए कि छोटी सी छोटी चीज़ में भी जो है कहीं ना कहीं स्ट्रॉ है ना, ईयरबड है, और आपका स्पून है, कटलरीज़ है, डिस्पोजेबल प्लेट्स है, चम्मच, तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि सिर्फ वो सिर्फ कैरी बैग तक ही वो सीमित नहीं रहा है। बहुत से प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग ये वो, तो अलग अलग कंपनी, अलग अलग लेवल, बहुत से लोग बहुत पहले बंद कर दिए, बहुत से लोग आज भी यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ क्या है कि अल्टरनेटिव टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कॉस्टलियर। अब यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव मतलब अगर प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे तो कोई चीज़ और, जैसे कि अगर किसी को डीजल गाड़ी नहीं लेनी है तो वो पेट्रोल ले सकता है, वो सीएनजी ले सकता है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकता है, वो हाइब्रिड व्हीकल ले सकता है। इसी तरीके से अगर किसी को सिंगल यूज़ प्लास्टिक अगर हम बैन कर रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव नेक्स्ट बेस्ट क्या ऑप्शन है, उसका नेक्स्ट बेस्ट क्या ऑप्शन है ना। तो ये चीज़ जो है देखना बहुत ज़रूरी है, और जो देखा गया है नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वो कॉस्टलियर है। वो कॉस्टलियर है। क्यों कॉस्टलियर है? एक, अब हम देखते हैं इसको
डीप एनालिसिस करते हैं इसका। हम इसको अपने, देखिए आपको न्यूज़ को अपने यूपीएससी के हिसाब से चीज़ों को ब्रेक डाउन करके पढ़ना है ना। तो बैन कई बार बोला गया है, क्यों? एनवायरमेंटल हजार्ड है, प्लास्टिक डिग्रेड बहुत धीरे धीरे स्लोली होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अल्टरनेटिव जो है वो कॉस्टलियर है, कॉस्टलिएस्ट यहाँ लिखा है, कॉस्टलियर है ना। और डायरेक्ट इम्पैक्ट है इसका डे टू डे वर्कर के ऊपर भी। देखिए अगर हम प्लास्टिक की बात करें, है ना, तो इसका जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है, या प्रोडक्शन जो इसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो रहा था, तो वो क्या था? बहुत हाई था, है ना। आज भी बहुत सारे जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो चीज़ें हैं, जो ऑप्शंस हैं इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक, है ना, इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक, उनका जो प्रोडक्शन है वो आज भी कहीं ना कहीं काफ़ी लोअर है एज कंपेयर टू ये जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन था। तो अब इसको मैच करने में भी थोड़ा समय लगेगा। प्लस एक चीज़ और है कि जो मान लीजिए चाहे पेपर कप्स हैं, है ना, या कोई भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो चीज़ है, वो उसकी अगर कॉस्टिंग हाई है तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो रिटेलर को जाएगी, है ना। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, तो रिटेलर को, रिटेलर से क्या है, एंड कंज्यूमर के पास जाएगी। तो फिर अगर मान लीजिए जो वर्कर जो चाय के ठेले और जो स्ट्रीट वेंडिंग कर रहे हैं बेसिकली, अगर उनका एग्जाम्पल लिया जाए तो स्ट्रीट वेंडिंग के जो वर्कर्स हैं, ये वर्कर अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल चाय बेच रहे हैं या कॉफ़ी बेच रहे हैं, है ना, तो ये क्या होगा, फिर वो जो कॉस्ट है जो उन्होंने प्लास्टिक से कन्वर्ट करके दूसरे पे जाना है, वो कॉस्ट भी क्या बोलते हैं, कंज्यूमर पे जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फेज वाइज चीज़ें की जा रही हैं, है ना, अलग अलग फेजेस में। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आज जो है गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नहीं प्लास्टिक को जो है सीधे ख़त्म कर दो, है ना। काफ़ी समय से ये चला आ रहा है कि प्लास्टिक बैन करना है, प्लास्टिक बैन करना है। बहुत सी चीज़ों में ऑलरेडी रोक लग गई थी, बहुत सी चीज़ों में। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है ना, भले उसकी कॉस्ट एक हेफ्टी कॉस्ट है सोसाइटी के लिए, लेकिन दैट इज नेसेसरी। हम प्लास्टिक सिर्फ ये सोच के कि एंड कंज्यूमर, है ना, एंड कंज्यूमर की जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी, इसके लिए ये थोड़ी है कि हम बैन छोड़ देंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्सिबिली ऐड करें, क्या कि भैया अगर कोई मान लीजिए कि सब्जी प्लास्टिक के थैले में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, सब्जी अगर प्लास्टिक के थैले में दे रहा है तो इमीडिएटली उसको मना करिए कि नहीं सर, नहीं मैम, मुझे प्लास्टिक के थैले में नहीं चाहिए, मेरे पास ये जूट का थैला है, आप इसमें डाल के दीजिए। अगर कहीं लगता है कि स्ट्रॉ, आपको पेपर स्ट्रॉ नहीं मिलेगा, आपको जो चीज़ चाहिए आपको उस हिसाब से वहाँ नहीं मिल रही है, तो आप अपना कैरी कर लीजिए। तो कहने का मतलब है अगर हम भी अपना बिहेवियर को चेक रखेंगे तो जो प्रोडक्शन है वो चेक में आएगा, और कहीं ना कहीं वो हमारे बिहेवियर, है ना, हमारे बिहेवियर का एक पार्ट बन जाएगा, हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा कि हमको प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक ओरिएंटेड कोई भी गुड्स को नहीं यूज करना है। वो हमारी गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बोलते आई है, और अब हाई टाइम है, बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल, और अभी चाहे G7 में बात कर लीजिए या पहले भी, हमेशा हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल की तरफ जो इंक्लाइंड रहे हैं। और वो अगर प्लास्टिक, एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर को हम अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कंज्यूमर भले हो सकता है उस चाय वाले के पास कम हो जाए, लेकिन आने वाले कल के लिए फ्यूचर इम्पैक्ट जो है ना, उसका जो फ्यूचर इम्पैक्ट है वो बहुत सेफ है।
तो हमको फ्यूचर इम्पैक्ट सेफ है उसके साथ रहना है, ना कि आज की 2 मिनट की खुशी के लिए हम परेशान हो और प्लास्टिक यूज करें। आप अपना थैला, आप अपनी चीज़ों को अगर लेके जा सकते हैं, अगर आपको वहाँ लगता है कि नहीं प्लास्टिक का, आप ट्रैवल कर रहे हैं, लगता है कि नहीं ढाबे पे अगर प्लास्टिक का, आप अपना ग्लास घर से लेके जाइए, है ना, अपनी बॉटल लेके चलिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप बॉटल लेके चलेंगे तो आप रिफिल तो कर सकते हैं, आपको नहीं खरीदना होगा वो चीज़। तो ये चीज़ आपका कंज्यूमर बिहेवियर से भी इंटरलिंक करना है, ये चीज़ आपको एनवायरनमेंट से भी लिंक करना है, ये चीज़ आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी लिंक करना है, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ये सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल गोल अगर हम लेंगे तो क्या हमारे इंडस्ट्रीज को, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या ये हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इंपैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन सारे इंपैक्ट एक तरफ, अगर एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज है, आज अगर हम मान लीजिए टायर जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, अगर वो चेक में नहीं है तो गवर्नमेंट थर्मल पावर में कर रही है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल को गवर्नमेंट मना कर रही है तो उसको फिर वो काम नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हमको और सबको मिलके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपके एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, कंज्यूमर बिहेवियर पर्सपेक्टिव सबसे इंटरलिंक करके आपको इस न्यूज़ को पढ़ना है। देखिए, मैं आपको एक ट्राई करता हूं कि इजी एंड ब्रीफ वे में, शॉर्ट फॉर्म में आपको जो है किसी एक्सप्लेनेशन को दे दिया जाए। मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद भी अगर आप न्यूज़ खुद से एक बार भी रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक तो न्यूज़ प्लस उसका नोट्स किस तरीके से बनाना है, एंड ऑल द मोर कहीं ना कहीं वही नोट्स आपके रिवीजन में काम आएगा। ट्रस्ट भी, अपने से हाथ से बनी हुई सब्जी हमेशा अच्छा टेस्ट करती है और उसकी रेसिपी हमको याद रहती है, कंपेयर टू किसी होटल में या किसी अन्य की बनाई हुई सब्जी का हम रेसिपी शायद ना बना पाएँ। इसी तरीके से किसी अन्य का नोट्स रीड करके शायद हम उतना अच्छे से इन्फर ना कर पाए। मे भी देखिए, जो भी चीज़ें हैं मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ, फॉलो और नॉट टू फॉलो इज़ योर कॉल। अब यहाँ पे हम पहले भी देखे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, जो भी महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही हैं, है ना, जो पॉलिटिकल स्फेयर में चीज़ें चल रही हैं, हमको उसके अंदर एंटर नहीं करना है। हमको ये देखना है कि देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ वो बेसिकली कहीं ना कहीं क्यों लेके आया गया शेड्यूल 10 में, इसलिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए कि इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने के बाद इधर उधर ट्रांसफ़र होते गए। अब जो हॉर्स ट्रेडिंग कह लीजिए या कोई भी चीज़, उसको रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है लेके आया गया था कि किसी भी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, और कई बार इसका इन्फ्लुएंस इसको एंटी डिफेक्शन लॉ को लाइमलाइट में 1985 से 52nd अमेंडमेंट 10th शेड्यूल, है ना, कि अगर एक्शन ऐसा रिफ्लेक्ट करता है किसका, लेजिस्लेटर का एक्शन, है ना, लेजिस्लेटर का व्यू, अगर लेजिस्लेटर विप को फॉलो नहीं करता है, अपने मन से लगा वोट करने, है ना, कहीं यस वोट करना है, वोट कर रहा है नो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि वो पार्टी का वे, है ना, पार्टी का वे, उसका रास्ता, एंड उस लेजिस्लेटर का वे, LW मतलब लेजिस्लेटर का वे, लेजिस्लेटर का वे अलग, है ना, अपना रास्ता, और पार्टी का वे अपना रास्ता। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, कहीं ना कहीं ये एंटी डिफेक्शन वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पे लागू होती दिखेगी। तो कहने का मतलब है कि जनता ने वोट दिया, जनता ने जब वोट दिया है ना, मान लीजिए किसी भी XYZ पार्टी से कोई कंटेस्ट किया इलेक्शन और वो जीत गया, तो उस इलेक्शन को जनता ने सपोर्ट किया, उसके इलेक्शन के जो मैंडेट को जनता ने सपोर्ट किया। तो अगर वो पार्टी चेंज करता है तो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी, जनता के विश्वास के साथ भी क्या होगा, एक प्ले होगा। उस प्ले को रोकने के लिए, डर्टी पॉलिटिक्स को रोकने के लिए ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसका सही तरीके से काम करना इज वेरी वेरी नेसेसरी। अब
कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस दिए रखे हैं कि अगर स्प्लिट हो जाए, है ना, कि 1/3 जो मेंबर हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं अगर स्प्लिट होते हैं तो स्प्लिट होने पे एक एक्सेप्शन दिया गया था, लेकिन इसको जो है 2003 में क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। एक और एक्सेप्शन है जो कि आज भी है कि 2/3 ऑफ द ओरिजिनल मेंबर जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, अगर वो मर्ज हो जाएं किसी नेक्स्ट पार्टी या किसी भी पार्टी में, है ना, ये अगर मर्ज हो जाते हैं 2/3 ऑफ द मेंबर, तो फिर वो 2/3 ऑफ द मेंबर अगर किसी अन्य पार्टी में मर्ज होते हैं तो वो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पे जो है आएगा नहीं, वहाँ पे उसको किसी भी तरीके का अपने को जो लेजिस्लेटर हैं उनको दिक्कत नहीं फेस करनी होगी। लेकिन एक गोवा बेंच का जजमेंट जो है यहाँ पे आ जाता है सामने कि अगर सिर्फ और सिर्फ जो लेजिस्लेचर हैं, उस पार्टी का जो लेजिस्लेचर का जो हिस्सा है, 2/3 अगर वो लेजिस्लेचर्स उस पार्टी के वो आते हैं और डिमांड करते हैं क्या, मर्ज करने का ओरिजिनल पार्टी, है ना, तो इसमें क्या होगा कि ये ओरिजिनल पार्टी भी एक तरीके से देखा जाएगा कि वो 2/3 आके मर्ज कर रहे हैं। इसी का वो लेके यहाँ पे जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो कहीं ना कहीं वही चीज़ लिया जा रहा है कि जो पार्टी के जो 2/3 या 2/3 से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं वो मर्ज कर रहे हैं किसी दूसरे उसमें, इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आगे क्या होता है वो समय बताएगा, लेकिन ये चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस करी हैं। इन शॉर्ट मैंने आपको चीज़ समझाई है, कब आया, क्यों आया, क्या क्या एक्सेप्शन है, कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, है ना, कि अगर नॉमिनेटेड मेंबर है कोई तो उसको 6 महीने के अंदर जो है पार्टी चूज कर लेनी है कि किस पार्टी का हिस्सा होगा। अगर वो निर्दलीय जाता है ना, कि किसी भी पार्टी से नहीं है, तो फिर वो जाके वहाँ पे अपनी पार्टी एक चूज नहीं कर सकता है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरी पार्टी है तो ऐसा नहीं है कि कोई विप है उसको वो फॉलो नहीं करेगा तो फिर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है एक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत सिंपल रखना है और सिंपल तरीके से समझना है ना। अब यहाँ पे एक पॉलिसी फेलियर की बात हो रही है ना, और यहाँ पे फिर से जैसे हमने देखा था यूएस का एक जो पीछे न्यूज़ चल रही थी वुमेन्स को लेके, अब यहाँ पे एक पॉलिसी फेलियर की बात आ रही है। ये क्या है पॉलिसी फेलियर? यहाँ पे जो बॉर्डर क्रॉस करने की बात है ना, टू क्रॉस द बॉर्डर, ये जो बात चल रही है कि लोग कहीं ना कहीं जो एक सीरियस लैकुना जो है बोला जा रहा है बॉर्डर पॉलिसी एनफोर्समेंट में, है ना, कि काफ़ी लोगों की जो है यहाँ पे अराउंड 53 पीपल, है ना, ट्रैक्टर, ट्रेलर, है ना, इन सब से इनकी जो डेड बॉडी है वो निकाली गई है, और ये जो है रिकवर करे गए हैं अबैंडन ट्रैक्टर एंड ट्रेलर से सैंटियागो टेक्सास में। तो ये इनकी जो डेथ हुई है वो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस भी जो है एक रीज़न बोला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इन्होंने बॉर्डर जो पॉलिसी है, जो बॉर्डर चेक है ना, बॉर्डर चेक है, इसको कैसे क्रॉस कर लिया? जब फेडरल बॉर्डर वहाँ है और उस बॉर्डर को क्रॉस कर लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई लैकुना है ना, तब इतने लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अगर क्रॉस कर रहे हैं और उनको अपनी कंट्री से वो दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं और वो इलीगल तरीके से अगर जा रहे हैं, तो क्या एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट इसको देखा जाए कि भाई इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट कैसे, कि उनकी कंट्री में उनको चाहे जॉब हो, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, है ना, बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, है ना। तो क्या नीड है? नीड फॉर माइग्रेशन यहाँ पे बात हो रही है, नीड फॉर
माइग्रेशन लाइक दिस, इस तरीके से अगर माइग्रेशन वो भी कंप्लीटली इलीगल तरीके से अगर कोई घुस के अंदर आ जा रहा है, तो क्या ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि अगर वहाँ पे करीब करीब 20,000 ट्रक, इस जो उसमें मेंशन्ड है कि 20,000 ट्रक जो है कमर्शियल कॉरिडोर से जो है वो पास हो रही है ना। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बात हो रही है कि ये भी कि शॉर्टेज ऑफ मैन पावर एंड सर्वेलेंस सिस्टम की, तो लोग जा रहे हैं, चेक नहीं हो रहा है या क्या बात है, वो तो डेफिनेटली यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैक्सिकन ऑफिशियल ने लिखा है कि कहीं ना कहीं एक कोई मैक्सिकन ऑफिशियल में यहाँ लिखा हुआ है कि ट्रक पास हो गई लेकिन शायद प्रॉपरली चेक नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या करेगा, ये और ज़्यादा मोटिवेट करेगा किसको, पब्लिक को, मोटिवेट करेगा पब्लिक को कि वो इस चीज़ को ईजिली ऑप्ट कर सकते हैं अगर वाकई में ऐसा सिस्टम है। देखिए जो इसमें लिखा है सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ और आपको ये समझना है कि क्या इसकी नीड है ना। आज हम 2022 में हैं और आज भी क्या इस तरीके से जाने की रिक्वायरमेंट और नीड है, वो कहीं ना कहीं देखिए, एक अगर हम बात करें ह्यूमैनिटी की, है ना, तो ह्यूमैनिटी का अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमैनिटी का अगर उससे बात करें तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स है इसको देखने का आवश्यकता है बहुत ज़्यादा कि क्या इसकी नीड पड़ जा रही है ना। क्यों उनको ऐसा लगता है कि वो अगर यूएस जाएंगे तो किस तरीके से चीज़ों को, क्योंकि लाइफ डेफिनेटली अगर इलीगल तरीके से जा रहे हैं तो उतनी आसान वहाँ डेफिनेटली नहीं होगी। तो वहाँ जाना, इतना बड़ा रिस्क उठाना, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट से हमको इस चीज़ को कनेक्ट करना होगा कि क्या इतना डेवलप्ड वर्ल्ड है लेकिन उसके बाद अगर यूएस से जस्ट नीचे आते हैं मैक्सिको और भी जितनी जो कंट्रीज़ है, ग्वाटेमाला, और तो क्या वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली उतनी डेवलप तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट का एक बहुत बड़ा चैलेंज वहाँ दिखाई दे रहा है ना, जिसके वजह से लोग जा रहे हैं। और जो बॉर्डर का जो कहीं ना कहीं जो बात एक लाकोने की बात हुई, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर अगर हमारा ये वीक है ना, तो फिर ही ये जो है क्रॉस कर पाए होंगे बॉर्डर को। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि एंडोर्सर्स बहुत काफ़ी समय से जो है ये न्यूज़ में रहा है कि जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं या पब्लिक के चहेते चेहरे, जिनको पब्लिक जिन चेहरों को पहचानती है ना, आमतौर से उन चेहरों को यूज़ करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपने प्रोडक्ट को पिच करने के लिए मार्केट में। तो क्या जैसे कोई सेलिब्रिटी अगर है, मैं किसी का यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर वो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है और उस प्रोडक्ट का कोई हेल्थ हज़ार्ड है और तब भी वो एंडोर्स करता है, तो क्या जो एंडोर्स करने वाला है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इस चीज़ को हमको देखना है। यहाँ अगर बनती है तो फिर उसको चेक करना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हम ऐड देख रहे हैं, एक प्रोडक्ट का ऐड है, एक पर्सन ऐसे पकड़ा है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या ये रिस्पॉन्सिबल हैं, ये जो स्टार्स हैं, है ना, या जो भी फेम ओरिएंटेड पीपल हैं, क्या ये रिस्पॉन्सिबल होंगे एंडोर्समेंट करने के लिए? मान लीजिए अगर ये कोई पान मसाला या कोई भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है एंड दिस प्रोडक्ट कैन बी कंज्यूम्ड, और कंज्यूम करने के बाद क्या बिहेवियरल चेंज हो रहा है या उनको कितना अच्छा लग रहा है, तो जो कॉमन पर्सन है वो कहीं ना कहीं उस पर्सन को जो एंडोर्स कर रहा है उससे अपने आप को कनेक्ट करता है। तो अगर वो कह रहा है कि यार मैंने इस प्रोडक्ट को खाया और खाने के बाद मुझे ये मज़ा आया, ऐसा लगा, या एड में ऐसा जो है बगैर बोले भी ये चीज़ दिखाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो कॉमन सिटीजन है या जो कॉमन पीपल हैं, जो उसमें
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी थिंकिंग एंड आइडियोलॉजी को क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनको अपने, जिसको जैसे मान लीजिए किसी की पिक्चर अगर अच्छी लगी तो उसका हेयर स्टाइल कॉपी करना, उसके तरीके तौर तरीके को अपनाना, उसके चलने का ढंग को अपनाना, ये चीज़ यहाँ तक चीज़ें करते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए कोई कंजम्पशन का प्रोडक्ट है, तो अगर या कोई बायो हज़ार्ड या हेल्थ हज़ार्ड का कोई प्रोडक्ट है, उसको अगर कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो क्या ही और शी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसी चीज को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एक होती है कि हम लॉ के हिसाब से सही हैं, है ना, इन द आईज ऑफ लॉ करेक्ट, आईज मॉरली रॉन्ग। तो कहने का मतलब, जैसे कोई होता ना, यार मैंने तो कोई लॉ नहीं तोड़ा, मेरा जॉब था, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला कि तुमको एडवर्टीज करना है, मैंने एडवर्टीज कर दिया, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये हानिकारक है, ये फिर कोई खाता है तो उसकी जिम्मेदारी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बात हो रही है कि लार्जर सोसाइटी के सेक्शन को जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये कहीं ना कहीं इनकी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये जो स्टार्स हैं या फेम ओरिएंटेड पर्सन है। बिकॉज मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, मॉरली भी करेक्ट होना चाहिए, लॉ के आधार पर सिर्फ करेक्ट होना ही काफ़ी नहीं है। तो जो पर्सन एडवर्टाइज कर रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल रखना है कि नहीं रखना है, यहाँ पे ये बात है। तो ये कहीं ना कहीं जो सेंट्रल है ना, ये सेंट्रल कंट्रोल लिखा है यहाँ पे, सेंट्रल है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। तो ये जो 2020 से जो अथॉरिटी है, तो इसकी अपनी क्या है, गाइडलाइंस हैं, है ना। क्या गाइडलाइंस है कि अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो ये फिर उसको पेनाल्टी देंगे, है ना, ये उसको पेनलाइज करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम लीगली सही भी हैं लेकिन एथिकली रॉन्ग हैं, तो भी हमको अपने सोसाइटी के हिसाब से चीज़ों को चेक करना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है ना। बिकॉज दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ ना, क्योंकि अगर किसी को उस चीज़ का नहीं आइडिया है तो इसका क्या मतलब है। ये तो नहीं है ना कि हम एडवर्टाइज करके उसको मिसलीड करेंगे। अगर उसको मिसलीड करेंगे, प्रोवोक करेंगे कि प्रोडक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग तो है। और अगर ये रॉन्ग है तो फिर जो है ये चीज़ पे डेफिनेटली एक चेक की ज़रूरत है। ये जो है टिपिकल जो टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है ना, ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है, जो एक्ट के अंडर में, सेंट्रल प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट जो था उसके अंडर में जो एक्ट है, ये अथॉरिटी है, इसका भी जो अपनी गाइडलाइंस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है ना। तो गाइडलाइंस इनकी जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पे है, पेनल्टी करना, है ना, कि आप लीगली एथिकली दोनों चीज़ को कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। और किसी भी चीज़ को देखिए, आदमी को लगता है कि नहीं भाई कोई चीज़ है उसको हम स्टारडम को देखते हुए, उनसे इम्प्रेस होते हुए चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो सोसाइटी के हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, देखिए हेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी और बहुत से उसके इम्प्लीकेशंस हैं सोसाइटी में। तो हेल्थ इज़ समथिंग कि सोसाइटी में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि किस तरीके से एक हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करना। इसीलिए गवर्नमेंट हेल्थ इंडस्ट्री में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमेशा टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है बहुत लार्जर लेवल पे, सो दैट कि वो मेक श्योर कर सके कि उसके जो सिटीजन्स हैं वो हेल्दी हैं, है ना। और कुछ हमारा काम है, कुछ गवर्नमेंट का काम है। ये चीज़ हमेशा हमारे जहन में, हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। अब द फ्री फॉल ऑफ द रूपी, है ना। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, देखिए कहीं ना कहीं, जैसे जब अब अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस ने क्या किया है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपना, इसमें क्या करते हैं, ये अपना जो रेट्स है, रेट्स हाई कर देते हैं। तो जो कंपनी
वो मान लीजिए यूएस से निकल के, एग्जाम्पल की यहाँ बात हो रही है, यूएस से निकल के अगर वो इंडिया आते हैं, है ना, और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको आज का दौर जो चल रहा है, जब से ये स्पेशली यूक्रेन एंड रशिया का जो वॉर वाला चक्कर है, उसके वजह से ऑयल प्राइस हाइक है, उसके वजह से बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि लोगों तक पहुंचने में अगर पहुंच रही है तो उसका प्राइस हाई है। वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है बहुत ज़्यादा हर जगह इम्पैक्ट कर रहा है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो यूएस ने यहाँ पे भी जो है लिखा हुआ है, यूएस फेडरल रिजर्व ने कहीं ना कहीं जो बेंचमार्क है उनका जो इंटरेस्ट रेट है, तो कहीं ना कहीं जो पुल बैक होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी यूएस ने रखी, रेट्स हाइक किया, तो क्या होगा, जैसे जो कंपनी होगी वो कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करी है पैसा, इंडिया में अगर वो कंपनी पैसा इन्वेस्ट करी है, तो वो कंपनी फिर क्या चाहेगी कि हम पैसा इंडिया से निकालें और सेफर, स्टेबल, डेवलप्ड जो कंट्री है, जो उसका होम कंट्री है, अगर हम यहाँ यूएस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, वहाँ पे जाके हम क्या करें, हम वापस इन्वेस्ट कर दें। तो इसमें क्या होगा, अगर वो पैसा वापस बाहर निकालना चाहेगा तो फिर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, रुपये की सप्लाई इंक्रीज होगी, है ना। जब रुपये की सप्लाई इंक्रीज होगी तो डॉलर डेफिनेटली और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, जब और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो रुपये और ज़्यादा वीक होगा। यहीं पे इसलिए बात कर रहे हैं हम फॉल की, है ना। तो जो डिक्लाइन हम जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो चल रहा है, जो फॉरेक्स रिजर्व और सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इंडिया फॉरेक्स रिजर्व भी जो है बिलो 600 बिलियन का देखा जा रहा है ना। तो किस तरीके से ये जो डिक्लाइन है, यही डिक्लाइन इसलिए इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइट लेते हैं तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में वो रेट्स अपने हाइक कर रहे हैं। रेट्स हाइक करेंगे तो कंपनीज फिर सोचेगी कि यार क्यों ना हम अपने ही कंट्री में इन्वेस्ट करें। जब अपने कंट्री में इन्वेस्ट करेगी तो फिर क्या करेगी, आरबीआई से अपने डॉलर मांगेगी, भैया दो हमारे डॉलर। जब डॉलर मांगेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगी और रुपये की सप्लाई बढ़ जाएगी, जब रुपये की सप्लाई बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, तो रुपये की प्राइस कम होगी क्योंकि सप्लाई ज़्यादा बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लस हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, प्लस जो हम इंपोर्ट करते हैं वो भी कहीं ना कहीं हर्ट करेगा, क्योंकि रुपी वैल्यू अगर डिक्रीज कर रही है इन रिस्पेक्ट टू द डॉलर, यूएस से जो इन्वेस्टमेंट है ना डॉलर, तो गोज टू आरबीआई, आरबीआई के पास जाता है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आरबीआई के पास जाएगा डॉलर। तो जब डॉलर, बहुत आसान भाषा में आपको ये चीज समझना है, डॉलर इंडिया से कहाँ जा रहा है, यूएस गया उस इन्वेस्टर के, मान लीजिए होम कंट्री, तो फिर डिमांड किसकी बढ़ेगी, डॉलर की ना। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तब फिर उसका इम्पैक्ट इंडिया पे ये आएगा कि जो इंडियन करेंसी है रुपी, इसकी सप्लाई बढ़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो उसका प्राइस कम होगा, इसीलिए वो जो है फॉल दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर अपने डॉलर को बैंक से, आरबीआई से लेंगे, डॉलर डिमांड बढ़ेगी तो रुपी की डिमांड डेफिनेटली डिक्रीज करेगी, है ना। तो ये चीज़ क्यों कहीं ना कहीं जो फॉल हो रहा है वो जो हम देख रहे हैं, जैसे कि आप समझिए इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, है ना, इसके कुछ एडवांटेजेस भी। जैसे मान लीजिए यूएस के $1 से अगर 80 केजी कोई भी चीज़, टमेटो, पटेटो, कुछ भी, आप 80 किलो आप खरीद, देखिए जस्ट एग्जाम्पल है ना, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि अगर इस $1 में हम पहले 80 केजी लेते थे, है ना, क्या 80 केजी वहाँ पे लोग खरीद रहे हैं कि $1 में 80 केजी मिल जा रहा है, अब $1 में 100 केजी उनको मिलेगा, तो फिर क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। तो
ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट एफडीआई इंक्रीज करेगा। एफडीआई देखिए, एक तरफ तो कुछ चीजें जो फंड जो है बाहर निकल रहे हैं, प्लस कुछ जो रिस्क टेकर हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हर आदमी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं सोचता है ना, तो लॉन्गर वे, लॉन्गर रन इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, उसमें क्या है, $1 में अगर 1 स्क्वायर फीट मिलता है, बहुत एग्जाम्पल है, ओके, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट दैट कि आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल मैं यूज कर रहा हूं। $1 में अगर 1 स्क्वायर फीट मिलता था, तो अगर $1 में अब अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1.25 स्क्वायर फीट वो खरीद पा रहे। क्यों? क्योंकि डॉलर इज स्ट्रॉन्गर। डॉलर जो है, इफ डॉलर इज स्ट्रॉन्गर, जो कि है भी, तो डॉलर जब स्ट्रॉन्गर है तो उसकी जो परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर क्या होगी, हाई होगी। तभी पहले 1 स्क्वायर फीट रहता था जमीन $1 में, अब $1 में 1.25 स्क्वायर फीट होगा। तो क्या होगा, एफडीआई इंक्रीज होगा, है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जो कि पैसा लगाना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे, तो वो जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा। तो लेकिन क्या ये अच्छा है? देखिए, गवर्नमेंट के लिए डेफिसिट जो इंक्रीज करता है, वो अगर एक बियॉन्ड लेवल इंक्रीज कर जाएगा तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। बिकॉज यहां पे क्या होगा, इंपोर्ट बिल, क्योंकि ऑलरेडी हम ऑयल, है ना, गोल्ड, बहुत से ये जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट बिल अगर इंक्रीज करेगा, ट्रेड डेफिसिट जो इंक्रीज करेगा, इन्फ्लेशन हम ऑलरेडी देख रहे हैं हाई है, ऑयल का देख ही रहे हैं किस तरीके से वेनेजुएलियन ऑयल नहीं आ पा रहा है, किस तरीके से रशियन ऑयल जो है बार्गेन करके अभी मिल रहा है, किस तरीके से बहुत सारे बेसिक प्रोडक्ट्स की प्राइस इंक्रीज हो रही हैं। तो जब ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड, डॉलर इंक्रीज होगा। भाई हमको ऑयल परचेस करना है, लेकिन आपको बाहर की कंट्री में पेमेंट के लिए डॉलर चाहिए, फिर डॉलर का जो है आप डिमांड करोगे, फिर डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक इंक्रीज है। गोल्ड इंपोर्ट इतना हाई है, इसीलिए देखिए गवर्नमेंट जो गोल्ड का सॉवरेन बॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें लेके आता है कि भाई आप किसी भी तरीके से जो है आज गोल्ड को भी इंपोर्ट जो है, ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज किसी ना किसी तरीके से उसको चेक करना है। तो इसी तरीके से हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से न्यूज़ों को एनालाइज करना है। देखिए, मैं आपको न्यूज़ रीड करना मेरा काम नहीं है, मैं आपको न्यूज़ को एक ब्रीफ तरीके से समझा सकता हूँ। न्यूज़पेपर हैज़ नो सब्स्टिट्यूट, आप खुद रीड कर सकते हो, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक मेरा सजेशन रहता है अपने हिसाब से, जो मैं एनालाइज करके आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस तरीके से इसको यूपीएससी के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी चीज़ को हमको यूपीएससी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के हिसाब से चीज़ों को कनेक्ट करना है। तो इसी तरीके से और भी कोई अगर क्वेश्चन हो आपका तो वो आप पूछ सकते हैं, है ना। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है और उसमें अगर आप कहीं कोचिंग ले रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आपको सॉल्व उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है उस प्रॉब्लम का, तो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो मेन हमारा काम है वो आपको गाइड करने का हमारा काम है, आपको बताने का काम है कि इस तरीके से जो न्यूज़ है उसको आपको एनालाइज करना है। अब अगर इस न्यूज़ की हम बात करें तो इस न्यूज़ में साफ साफ लिखा है रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी में सबसे पहला जो जिम्मेदारी होती है वो आम तौर से पर्सन क्या कहते हैं, आम तौर से जो पर्सन है वो कहते हैं कि गवर्नमेंट, सबसे फेमस डायलॉग होता है गवर्नमेंट। मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या गवर्नमेंट आके ओवर स्पीड करती है आपकी बाइक या स्कूटर या कार्स? गवर्नमेंट आके नहीं ना ओवरटेक करती है, गवर्नमेंट आके रैश ड्राइविंग तो करती नहीं है। गवर्नमेंट अगर सिग्नल बनाती है तो फॉलो नहीं करेंगे, हेलमेट बोलती है तो हेलमेट पहनेंगे नहीं, सीट बेल्ट बोलती है तो पहनेंगे नहीं, अगर कैमरा कहीं लगा है तो उसको चेक करेंगे, अच्छा ठीक है वहाँ याद कर लेंगे कि जब आने वाला होगा तो स्पीड स्लो कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हु आर वी टू ब्लेम द गवर्नमेंट इन दिस सिनेरियो? हम अपने को तो पहले चेक करें, हम अपने को तो पहले चेक करें, है ना। तो
कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट रिलेटेड जो डेथ्स हो रही हैं उसके ऊपर ये जो रिपोर्ट है, जो लैंसेट की रिपोर्ट है, उस पर बात हो रही है कि किस तरीके से ये जो एक बर्डन, देखिए जो इतना बड़ा जो नेशनल रोड सेफ्टी जो बोर्ड है ना, मोटर व्हीकल एक्ट है, ये बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम करी है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत से रोडों पे सुधार हुआ है, रोड वाइडनिंग से लेके हाईवेज हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन सबसे एसेंशियल पार्ट है जो कि पार्ट है इंडिविजुअल का, है ना, जो कि पार्ट है इंडिविजुअल का। देखिए कोई भी आपको बता सकता है, लेकिन द थिंग इज कि अगर मान लीजिए इतने लंबे स्केल पे अगर लाइफ लॉस्ट हो रही है, लाइफ का लॉस हो रहा है, तो वो एक बहुत चिंताजनक बात है। और यहाँ पे भी हमको जो कंज्यूमर बिहेवियर है या जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, इस बिहेवियर को चेक में रखना है, क्योंकि अगर कितने भी अच्छी रोड बन जाए, कितने भी अच्छे सिस्टम बन जाए, अगर लाल बत्ती पे नहीं रुकेंगे तो दिक्कत हो सकती है। इसके लिए जिम्मेदार हम किसी और को ना ठहराएं, इसके लिए जिम्मेदार हम स्वयं बने कि हमको रूल्स जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको देखते हुए जो है करना है। बिकॉज जो भी ब्यूरो है जो कि क्राइम रिकॉर्ड दे रहा है, जो भी ब्यूरो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एनुअल डेथ जो टोल है उसको कहीं ना कहीं चेक में लाने की आवश्यकता है। और देखिए यहाँ पे जो इंडिविजुअल बिहेवियर है ना, वो एक बहुत बड़ा काउंट प्ले करता है। और इंडिविजुअल बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के हाथ में होता है। गवर्नमेंट इंफ्रा रूल्स रेगुलेशंस कंट्रोल्स मेजर्स ये सब ला सकती है, लेकिन एट द एंड जब गाड़ी पे आप बैठे हो तो उसको आपको चेक करना है कि किस तरीके से आपको ड्राइव करना है, किस तरीके से आपको राइड करना है रिस्पॉन्सिबली। तो ये चीज़ें थी, इसको हमने डिस्कस किया। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।